सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना लियास। मेरे साथ मौजूद है राना ताहिर साहब और आज हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, उनके वालिद की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनको दुआओं में याद रखिएगा। खैर, आज का जो प्रोग्राम है उसका हम आगाज़ करेंगे और असम्बली में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो सवाल ये है कि क्या असम्बली में ये सब कुछ होना चाहिए था और जिस बुनियाद पर ये सब कुछ हुआ क्या वो बुनियाद ठीक थी? इसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब भी हमने देखा कि आज वो अपोजिशन के साथ खड़े हुए थे, जबकि अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। आने वाले दिनों में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे। जी राना साहब, सबसे पहला आपसे मेरा ये सवाल होगा, मुझे ये बताइए जो आज असेंबली के फ्लोर पर हुआ, जैसे ये लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए थे, जो उसकी वजह बताई जा रही है, क्या वो आपको वजह ठीक लगती है? जी शुक्रिया अलीना। देखें, बात यह है कि आपने सही बात की है कि ये आज कौमी असम्बली में जिस तरीके से हंगामा आराई हुई वो इंतहाई काबिल मज़म्मत था। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह थी कि वो लोग और वो पार्टियां जिनको इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान ने 3-3, 4-4 मरतबा हुक्मरानी करने दिया, वो पार्टियां जो हैं आज उन लोगों की हमायत में बोल रही थीं जिन्होंने पाक फौज की चौकी पर हमला किया। बिल्कुल। आप ये देखें कि हंगामा किस बात पर शुरू हुआ, यानी इनको इतना नहीं कि बात कर देते हैं, सुनने का हौसला नहीं। बिल्कुल ठीक है। अब बिलावल भुट्टो साहब ये मुतालबा तो कर रहे थे कि जी वो मोहसिन दावड़ और अली वजीर को जो है प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन जब हुकूमती वजीर ने उसका जवाब दिया तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यहीं पर अगर आरिफ साहब मुझे इजाजत दें तो आखिर अली मोहम्मद खान साहब ने ऐसा क्या कहा मोहम्मद अली खान साहब ने जिसके ऊपर ऑपोजिशन को और खास तौर पर बिलावल साहब को बड़ा मसला हो रहा था? आइए सुनाते हैं और खास तौर पे इन सब की बॉडी लैंग्वेज आप जरूर देखिएगा। ये सवाल तो करें उस शख्स से, इस असेंबली के इस मेंबर से मेरी दरख्वास्त है, ये सवाल तो करें तुम्हारे झंडों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान के झंडे के खिलाफ बात क्यों की जाती है? पाकिस्तान के झंडे को पाकिस्तान के अंदर जलसों में इनके जलसों में आने तक नहीं दिया गया। सवाल ये है कि इस पे सियासत करेंगे या पाकिस्तान को बचाएंगे? मुझे कोई इस बात का जवाब देना पसंद करेगा? मैं ये समझता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि आज वक्त आ गया है कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद हम गिराएं, खामोशी से जवाब दे रहे हैं वो। होकर इस बात का सवाल करें उस ऑनरेबल मेंबर से जो जमालुद्दीन साहब के सवाल का जवाब दे रहे हैं। समझता कि तुम्हारी एक हरकत की वजह से बेगुनाह लाशें गिरी, उससे सवाल किया जाना चाहिए। वो जवाब दे रहा है, गौर से सुने उसका जवाब। उस पर सवाल होना चाहिए। और मैं तो रिकमेंड करता हूं जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरा तफरी फैले, जिसकी वजह से पाकिस्तान में फसाद फिलर्स फैले, उसको इस ऐवान में बैठने का कोई हक हासिल नहीं। उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उससे पूछा जाए कि तुम्हारी हरकत की वजह से बेगुनाह पाकिस्तानियों की लाशें क्यों गिरी। जी, तो अली मोहम्मद खान ने आरिफ साहब ऐसी क्या बात की जिसके ऊपर बिलावल साहब ना के, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से वो सीटों पे चढ़ गए और वहां पे प्ले कार्ड भी थे और पता नहीं क्या क्या था? ऐसा क्या कह रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब जो ऑपोजिशन से डाइजेस्ट नहीं हो रहा? अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि यहाँ अली मोहम्मद साहब ने बिल्कुल वही बात की जो लोगों के दिलों की बात है, और उन्होंने यही बात मैं समझता हूँ कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये कहेगा कि भाई आप ऐसे लोगों को शह दे रहे हैं और ऐसे लोगों की हिमायत कर रहे हैं जो पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस जो हैं, जो हमारा दिफा कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं और हमें वो अपने दिफा से महरूम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा और हमारे दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, यानी वाज़ेह सबूत मौजूद है। तो बात बदकिस्मती की ये यहाँ से मैं समझता हूँ हमें करनी चाहिए, वो ये है कि चाहे पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हों या मरियम नवाज हों, उनका एजेंडा अब ये बन गया है कि अपने जो जायदादें उन्होंने बनाई हैं जो उनके काम आनी है। आपको पता है मरियम नवाज साहबा ने कहा था कि जो कुछ
کیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ مستقبل میں آنے والی نسلوں کے کام آئے گا، تو وہ آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے جو سرمایہ اکٹھا کیا ہے، جو دولت جمع کی ہے ناجائز طریقے سے، ہمارے خون میں سے جو ہمارا خون اکٹھا کر کے ان کے لیے رکھ دیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسے بچانے کے لیے وہ پاکستان کے دشمنوں سالمیت کو کمپرومائز کریں گے آپ؟ میں ایک جملہ مکمل، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کرنے میں انہیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی ایک ہی فریاد ہے اور ان کا ایک ہی اس وقت مقصد ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں نہیں اپنی پڑ جائے، کوئی ہمارے سے وہ سوال جو ہمیں انہیں پیش ہو کر جواب دینا پڑ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ سرمایہ کہاں سے اکٹھا کیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں یعنی کہ وہ جو کل انہوں نے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس روکنے کے لیے علینا یہ ساری کوشش ہو رہی ہے۔ آپ انتشار پھیلائیں گے، آپ دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آپ نے دیکھا یہی جو ان کے والد صاحب ہیں قبلہ، انہوں نے ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور انہوں نے کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اینٹ سے اینٹ کیوں بجا رہے ہو؟ اور نظر بھی نہیں آئے تھے اس کے بعد۔ صرف آپ نہیں، بات تو یہ نظر انہوں نے کیا آنا ہے، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ بھئی ایسے حالات پیدا کر دو کہ آپ کا یہ جو جواب دہی کا عمل ہے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور جب ایک ایم این اے حلف لیتا ہے عارف چودھری صاحب، وہ کیا حلف لیتا ہے؟ کیا ہوتا ہے اس کا حلف؟ اس کا حلف یہ ہے کہ وہ پاکستان کا وفادار رہے گا اور آئین پاکستان کا وفادار رہے گا، یہ اس کے حلف کی بنیادی بات ہوتی ہے۔ اور یہ اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہیں تو کیا یہ جو حلف کی ہے یہ خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی، حلف کی خلاف ورزی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ان کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حلف اٹھاتے ہیں نا، ان فیکٹ ان کے ذہن میں حلف جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ نے اقتدار کے پہلے دن سے آخری دن تک ہر وہ کام کروں گا جو میرے خاندان کے لیے، میری ذات کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے اس سے پاکستان کا اجتماعی مفاد قربان ہو جائے، پاکستان کا دفاع ختم ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس میں میرے اپنے ذاتی مفاد پر آنچ نہ آئے۔ یہ حلف ہے جو ہمارے سیاستدان اٹھا رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ جس طرح کے حالات انہوں نے اسمبلی میں پیدا کر دیے ہیں۔ ایک دن نہیں ایسا کہ جب اسمبلی میں کوئی کام ہو رہا ہو اور یعنی اس طرح مطلب یہ نہیں ثابت وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، مہنگائی کے لیے گتھم گتھا ہو تو سمجھ آتا ہے۔ اب رانا صاحب میرا ایک اور بڑا بنیادی سوال ہے، وہ میرا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے، خاص طور پہ بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ علی وزیر صاحب کو بلائیں اور وہ فلور آف دا ہاؤس میں آئیں اور اپنا موقف جو ہے وہ بتائیں کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پہ ہم بات کریں، میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آخر جو علی وزیر صاحب ہیں ان کا موقف کیا ہے، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کے اداروں کے بارے میں۔ اس میں آؤں گی رانا صاحب کے اوپر اور رانا صاحب اس پہ کامنٹ کریں گے۔ جس چلائیے گا ذرا۔ میں کھولوں گا، یہ پتا ہو کہ میں کھولوں گا، آپ دیکھتے رہوں گی۔ علی وزیر صاحب کہتے ہیں تمہیں جب پتہ چلے گا نا کہ میں کون ہوں پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ وہ موقف ہے جس کی بات کرتے ہیں بلاول صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ فلور آف دا ہاؤس پر آئیں اور ہمیں بتائیں۔ یہ وہ موقف ہے جس کی وہ تائید کر رہے ہیں کہ علی وزیر صاحب وہاں پہ کھڑے ہو کے ہماری آرمی کے ساتھ کس طرح کا بہیو کر رہے ہیں۔ رانا صاحب جی علینا دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاک فوج کے جوانوں نے اس دن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر صبر، تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، وہ اس پر پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے جس طریقے سے اشتعال انگیز حرکتیں کی وہاں پہ، جو زبان استعمال کی، اس کے بعد بلاول بھٹو کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے جی ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ دیکھیں جو بندہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں علینا، اب یہ ہمیں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ پاکستان کی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ چرچل کا ایک مشہور قول ہے کہ آپ کے ایک ملک میں ایک فوج نے ہمیشہ رہنا ہے، یا وہ آپ کی اپنی فوج ہوگی یا دشمن کی فوج ہوگی۔ بالکل ایسے۔ تو یہ لوگ جو پاک فوج اور پاک فوج کے اداروں کے خلاف شر انگیز پروپیگنڈا کرتے ہیں،
इनके खिलाफ अलीना आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, इनको गिरफ्तार करके इनको सजाएं दी। जिस तरीके से पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक मिसाल कायम की, उन्होंने कल जो तौसीक की, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की को 14 साल कैद बा मुशक्कत की सजा की, और एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत, और एक और सिविल ऑफिसर जो हसास अदारे में काम कर रहा था उसको भी सजाए मौत। ये कितना वाज़े पैगाम दिया है पाक फौज के सरबराह ने कि करप्शन के खिलाफ या मुल्क की सलामती के खिलाफ फौज जो है किसी किस्म की कोई चीज़ बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो अब ये लोग जो सियासत के नाम पर, आरिफ चौधरी साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि ये मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो का असल मसला क्या है। दोनों अपने अपने अब्बा की करप्शन बचाने के लिए, दोनों पर इतने संगीन इल्जामात हैं करप्शन के। अलीना को थोड़ा बहुत किसी को हो तो वो देखें, ये जाते अकाउंटेबिलिटी देखिए अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड ही हो फिर ही ठीक होती है। और कल जो पाक फौज की तरफ से इकदाम किया गया, ये वाज़ेह मैसेज है कि एहतसाब बिला इम्तियाज और बगैर किसी खौफ व खतर के होना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्या है आरिफ साहब जो कि बिलावल साहब ये चाहते हैं कि जो अली वजीर साहब हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस में आए और अपना मौक़िफ़ बयान करें? मसलन क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर वो उनके जारी करवाना चाहते हैं, ज़रा बताइएगा। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, जिन पे कौम फ़ख्र करती है, वो आई यहाँ और बड़ी दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया, दहशत गर्दों को ललकारा, और वो पाकिस्तान से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुसम्मम इरादा करके आई। उसके लिए उन्होंने अपनी जान तक की परवाह ना की। और अब आप अंदाज़ा करें, उनका बेटा जो इनफैक्ट भुट्टो कम और जरदारी ज़्यादा है, अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथ आपकी निस्बत होती और आपको मोहब्बत होती तो आप उस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खून का आज तकाजा पूरा करते कि जिन्होंने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए और पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया, कुर्बान कर दिया। और आप अपने वालिद साहब के साथ खड़े हैं, चूँकि आपको उनकी दौलत का बचाने का पहले जितना नुकसान पहुंचा, मैं समझता हूँ मोहतरमा की साख को, वो आपके वालिद साहब किबला की वजह से पहुंचा। अब आप वालिद साहब के साथ खड़े हो गए और उनको बचाने के लिए पाकिस्तान के दिफा पर हमले कर रहे हैं। मैं आपको एक अर्ज करूं, जो आपका जवाब आपके सवाल का वजह सिर्फ ये है, ये उन्हें यहाँ ला के पार्लियामेंट में फौज को गालियां दिलवाना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो गुफ्तगू करवाना चाहते हैं कि जो गुफ्तगू उनका मौक़िफ़ पूरी कौम को, यानी मतलब लोगों के सामने पार्लियामेंट के, तो आपको पता है कार्रवाई जो है वो बराह रास्त नशर होती है, तो उन्हें वो मौका फराहम करना चाहते हैं कि जो अभी उन्हें वो नहीं मिला पाकिस्तान के दिफा पे हमला करके, फौज पे हमला करके, अभी तक उनका वो मौक़िफ़ जो वो राज़ी नहीं हुए कि पूरी कौम तक पहुँचे, तो उसका एहतमाम जो है उसे करने के लिए उनका साथ निभा रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब। और बिलावल भुट्टो के पीछे आप अंदाजा करें कौन खड़े हैं, साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान, जो अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैसे और करप्शन को बचाने के लिए, वो भी उन्होंने आगे चेहरा किया हुआ है बिलावल भुट्टो का। अब आप इनकी मोहब्बत का अंदाजा कर लें, यानी आप इन्हें इतना शीरो शक्कर देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कौन सी कॉमन डिनोमिनेशन है जिसने इन्हें इकट्ठा किया है। वो पाकिस्तान के गरीब आवाम की मोहब्बत है क्या? पाकिस्तान में महंगाई और गुर्बत का खात्मा जो है उसने इकट्ठा किया है? वो तो कभी इकट्ठा ना कर सकी। वाहिद बात जो इन्हें आपस में जोड़ने वाली है, इकट्ठा करने वाली है, वो इनका वो एजेंडा है जो करप्शन बचाओ मुहिम जो है उस पे ये चल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ यानी आवाज और उनके खिलाफ गुफ्तगू करवाने का। चलिए एक और मौक़िफ़ सुनाते हैं, शायद ऑपोजिशन को नहीं पता, बिलावल जरदारी साहब को नहीं पता कि रहनुमा और पीटीएम के लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। सुनिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि जो बिलावल जरदारी साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं, क्या ये ठीक है? और इससे पहले जो उन्होंने बात की, मैं वो नहीं चलाऊंगी, मैं हरगिज नहीं चलाऊंगी, और कोई भी पाकिस्तानी जो है वो सुनना नहीं चाहेगा। और दूसरा, जो प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से इन्होंने लिखा, पीपल्स पार्टी ने, यहाँ पर जो चीज लिखी गई है, ये कहा गया है कि वो बनू में कोई पुलिस स्टेशन है, मुझे नाम नहीं पता कि कौन से इलाके की यहाँ पे जिक्र किया गया है, लेकिन कहा गया है कि मोहसिन दावर साहब खुद वहां पर जो है अपेयर हुए। ऐसा है राना साहब?
देखें अलीना, बात यह है कि जब उनके गिर्द घेरा तंग हो गया, उनको पता था कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं और वो गिरफ्तार हो गए थे। बात यह देखें, इन्होंने जो हरकत की है, जो आपने अभी बातें सुनाई हैं, बात यह है अलीना, मैं आपको बताऊं कि जो दानश्वर, जो सियासतदान मुल्क दुश्मनी में मुलव्वस लोगों की हमायत करता है, उनके प्रोटेक्शन आर्डर जारी करने की बात करता है, उसकी तो अपनी हुब्बुल वतनी मशकूक हो जाती है। बिल्कुल। बात यह है सीधी सीधी कि अब आप इनसे पूछें बिलावल भुट्टो से, मैंने तो नहीं कहा था, या आरिफ चौधरी साहब ने नहीं कहा था, बिलावल भुट्टो के नाना ने, जिसका नाम जुल्फकार अली भुट्टो, जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने अख्तर मैंगल साहब के वालिद मोहतरम सरदार अताउल्लाह खान मैंगल और उनके साथियों को गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और हैदराबाद ट्रिब्यूनल बनाया गया था। उनकी नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी जुल्फकार अली भुट्टो ने लगाई थी, किसी फौजी हुक्मरान ने नहीं लगाई थी। तो ये आज वो अख्तर मैंगल साहब भी साथ उनके खड़े थे। बात सीधी सी है, ये शायद खाकान अब्बासी कौन है? ये खाकान अब्बासी साहब के साहबजादे हैं, जो जनरल ज़ियाउल हक साहब की काबीना में वजीर थे। ठीक है, इनको परवेज़ मुशर्रफ की बाकियात जो हैं नज़र आती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी कौन है? जनरल ज़ियाउल हक साहब की मजलिस शूरा के मेंबर थे। यानी जब इनके अपने मफादात होते हैं, ये सारे असूल हर चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की सलामती की बात आती है, उस वक़्त ये मुल्क दुश्मनों के साथ जाकर मिल जाते हैं। अलीना, बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि ये असम्बली जो है, कौमी असम्बली, जो आपने शुरू में बात की कि ये अरकान असम्बली हलफ क्या उठाते हैं? ये आईने पाकिस्तान के दिफा का हलफ उठाते हैं। बिल्कुल ऐसा। जब आईने पाकिस्तान का दिफा क्या ये है? पाकिस्तान की फौज पर हमला करने वाले, फौजी चौकी पर हमला करने वाले, क्या वो आइन की बात कर रहे हैं? ये सब एक मकरूज चेहरे हैं अलीना, जो जमहूरियत के नाम पर इस मुल्क को चाटते रहे हैं पिछले 30-40 सालों से। इन लोगों ने मैं आपको बताऊं, जमहूरियत के नाम पर अवाम का इस्तेहसाल किया। अवाम को क्या दिया आसिफ जरदारी ने? अवाम को क्या दिया नवाज शरीफ ने? पिछले आज जो इस मुल्क में ये महंगाई है, ये सारी की सारी अलीना गुज़श्ता 10 सालों में, 60 साल में उतने कर्जे नहीं लिए गए जितने 10 सालों में कर्जे लेकर अब उन कर्जों की अदायगी के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। तो ये मुल्की मईशत का जो हाल करके वो मुंशी मनक्का जो था नवाज शरीफ साहब का वजीर खजाना, जो लंदन की सड़कों पर फिर रहा है, उसने जिस तरीके से मुल्की मईशत को डबोया, मैं समझता हूं कि अब मैंने खबर सुनी, बड़ी अच्छी खबर है कि बरतानिया के साथ एक MOU साइन हो गया है इसहाक डार की वापसी के लिए। ऐसे लोगों को वापस लाकर कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। और ये असम्बलियां जो है ना, मुल्क से बाला नहीं होती, बिल्कुल सबसे ऊपर रियासत है। ये असम्बलियां रियासत के ताबे हैं, रियासत असम्बलियों के ताबे नहीं होती। पार्लियामेंट की बालादस्ती लगे रहते हैं। खतरे में है, जमहूरियत को बचा रहे हैं, इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं, हमें तो ये कहानी सुनाई जाती है। साहब ने एक बड़ी बुनियादी बात की है, और जमहूरियत की जब बात आती है तो आप ये देखें कि अमेरिका के अंदर जंग हो रही होती है, अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ जंग में मुलव्वस होता है, उस वक्त वहाँ ये नहीं देखा जाता कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो देखे कि जी इस वक्त जो हमारा चीफ है या प्रेसिडेंट जो है, कमांडर इन चीफ जो होता है अफवाज का, वो उसका ताल्लुक जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है। या रिपब्लिकन पार्टी ये नहीं देखती कि इस वक्त जो हमारा लीडर है, जो आगे जंग में कौम को ले जा रहा है, वो उसका ताल्लुक दूसरी पार्टी से है। लोग दुनिया पूरी जहां वाकई जमहूरियत चल रही, वहां इन इश्यूज पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त दिफा से है और इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री से है, सॉलिडेरिटी ऑफ द कंट्री से है, वहां वो मुत्तहिद होते हैं, उनका कोई इख्तलाफ नहीं होता। आज अगर इस मौजू पर पाकिस्तान दुश्मन अनासर के खिलाफ ये इकट्ठे होते तो यकीन माने हमें इस बात की खुशी होती और हम इनका बिल्कुल साथ देते और हम कहते कि देखें जी बात यह है कि इन्हें इंसाफ ऑलरेडी भी मिल रहा है, उन्हें तो खैर कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब हमें पूरी कौम को इन पे फख्र होता कि बावजूद इसके कि इनके इख्तलाफात जो हैं, सियासी इख्तलाफात उस पार्टी के साथ हैं जो बरसर इक़्तिदार है, लेकिन जहां पाकिस्तान की नामूस, पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वक़ार और दिफा का मामला आया है, वहां ये इकट्ठे हो गए। लेकिन बात शर्मनाक है, यकीन माने मैं हैरान होता हूं इस बारे में। यानी ये सोच के, मतलब पहले तो ये था ना कि चलो एक नस्ल है, हम सोचते थे कि चलो इससे जान लोगों की छूट जाएगी तो आने वाली नस्लें जो है वो बेहतर होंगी। लेकिन आज तो हम देख के हैरान हैं कि हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि अगर यही मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो
इनके हाथ में हमारा मुकद्दर आना है तो फिर आप पाकिस्तान की खैर मनाएं, पाकिस्तान के बारे में आप फिर क्या अच्छी ख्वाहिशात रख सकते हैं या अच्छी आप आरज़ुएं किस तरह रख सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ राना साहब से कि ऐसे हालात में बिल्कुल आपको कैटेगराइज करना चीज़ों को और आपको बिल्कुल यानी यूं क्रिस्टलाइज करना है। ये भी तो बड़ा मसला है ना, पाकिस्तान स्पेड। हाँ, बात ये है, देखिए ताकि लोगों को भी पता चले। और मैं आपको अर्ज करूं, आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बात आपके नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ भी करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत रखते हैं, बेशक। और पाकिस्तान के अवाम ऐसे अनासिर जो अपने ज़ाती मुफादात की खातिर पाकिस्तान के दिफा को दाव पर लगाने पे तुले हुए हैं, ऐसे अनासिर के साथ। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी। अभी कुछ देर पहले टिकट चल रहे थे जिसमें ये बताया गया था कि डिप्टी कमिश्नर पेशावर की जानिब से जो है वो रिपोर्ट दी गई है, जिसमें बताया गया कि कितनी दफ़ा जो है वो हमारे आर्मी के जो लोग हैं उन पर और चेक पोस्ट जो है उस पर हमले किए गए। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि कभी इन हुक्मरानों की तरफ से जो अपोजिशन में मौजूद हैं, कभी इन्होंने नहीं कहा कि भाई ये वो लोग हैं जो हमारे लिए, हमारी सलामती के लिए, हमारे लोगों के लिए शहीद हुए। लेकिन वजीर के लिए सबको बहुत तकलीफ होती है। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आप कुछ बात करेंगे जो अदलिया के हवाले से इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है। आज अख्तर मेंगल साहब ने, जो कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आज वो अपोजिशन के साथ हमें नजर आए। आखिर राना साहब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमने आज उन्हें बिलावल जरदारी के साथ देखा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ देखा? राना साहब देखिए अलीना, बात यह है, अख्तर मेंगल साहब कभी नवाज शरीफ साहब के साथ भी होते थे पहले, फिर नवाज शरीफ साहब ने ही उनकी हुकूमत ख़त्म भी की थी। ठीक। तो मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये एक पूरी तारीख़ है लंबी। असल यहाँ पे मैं इनसे नहायत अदब से अपने इन जो करप्शन में लातफात सियासतदान हैं उनसे मेरी बड़ी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि भाई आप अपने मुकदमात का सामना करें। आप अपनी आलूदा सियासत जो है उसको अदलिया का जो नाम है, मुक़द्दस नाम अदलिया का, वो अपनी आलूदा सियासत को बचाने के लिए इस्तेमाल न करें। अलीना देखें, हर इदारे में एहतसाब का एक अपना निज़ाम है, बिल्कुल ऐसा, जो कानून और आइन के मुताबिक है। पाक फ़ौज में एहतसाब का जो निज़ाम है उसकी एक मिसाल आपने कल देखी जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वो फ़ौजी अफसरों की सज़ाओं की तौसीक की। इसी तरह आला अदलिया में एहतसाब का एक निज़ाम मौजूद है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होते हैं। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। उनके साथ हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते हैं। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये उन मामलात को देखती है जो आला अदलिया के जजेस के हवाले से होते हैं। आप देखें, मामला सादा सा है, उसको अपनी सियासत चमकाने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी, अख्तर मेंगल और जो कुछ भी ये हो रहा है, ये सारा को बाज़ एंकर साहबान ने भी पाँच चांचा शुरू कर दी है इस हवाले से। मसला सीधा सा है भाई, सदर मुमलिकत बिल्कुल आइन के तहत मुंतखब सदर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने आइन ने जो उन्हें इख्तियार दिया है उसके मुताबिक एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया और एक सिंध हाई कोर्ट के जज साहब के बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवाया। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसके लिए 14 जून का नोटिस जारी कर दिया। अभी सुनेंगे, फिर देखेंगे करना भी है कि नहीं करना। पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस जो है जनाब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, उनकी ईमानदारी, दयानतदारी, आइन और कानून से उनकी वाबस्तगी वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अय्या है कि आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बारे में जो फैसला भी करेगी वो इंसाफ पर मबनी होगा, वो आइन के मुताबिक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर पॉलिटिशियन की तरफ से या किसी भी एंकर की तरफ से इस तरह के बयानात आते हैं या स्टेटमेंट्स आती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इस सारे प्रोसेस को जो कि अभी होना है उसको आप कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। आरिफ साहब, ऐसे ही कुछ है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जिम्मेदारी में नहीं आती थी चीजें। आरिफ साहब, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पहला मेरा आपसे ये मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं इस बारे में
बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहूँगा कि जो रेफरेंस है वो किस तरह का है, बिल्कुल ऐसे किसने भेजा, क्यों भेजा। मैं एक बात जो तारीख के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है अदालत से मुतल्लिक, उस वक्त फौरी तौर पर कुछ उसके ठेकेदार आ जाते हैं और फिर कुछ कारोबार चमकने लगता है। आपने देखा, तारीख ने देखा कि एक रेफरेंस फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खिलाफ आया जी। अभी वो रेफरेंस जो था उसका फैसला होना था, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला करना था, बाकी यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भी फैसला करना था, लेकिन उस वक्त फौरी तौर पर अपना अपना कारोबार चलाना और गुलशन का कारोबार चलाने वाले अपने अपने पड़ाव उन्होंने डाल दिए। और उसका नतीजा क्या हुआ कि पाकिस्तान की तारीख जो थी जुडिशल हिस्ट्री वो तहबाला हो गई। आज तक उस रेफरेंस का फैसला नहीं हुआ, यानी कि आपसे शेयर करूं बात, और अगर उस रेफरेंस का फैसला हो जाता तो ये तय बात कि ऐसा मामला जब अदालत के सामने जाता है जिसमें बहुत एतराज होते हैं और पॉलिटिशियंस कहते हैं कि देखिए जनाब फौज का एहतसाब नहीं होता, अदलिया का एहतसाब नहीं होता, फौज ने अपना एहतसाब करके दिखा दिया, इससे पहले भी किया, आपको पता है बहुत ज्यादा सजाएं दी 400 के करीब। अब अदलिया के सामने अपना मामला आया है तो आप दुकान अपनी चमकानी शुरू कर दिया और होगा क्या? एग्जैक्टली उसी तरह दोस्त हमारे परे बांध के आ जाएंगे सियासतदानों के साथ और उसी तरह सियासत चमकेगी और वो जिनके खिलाफ रेफरेंस चल रहे हैं वो अपने आप को मौका, उन्हें तो गनीमत मिल रहा है कि जनाब एक और कैसा कमाल क्या हो रहा है, एक तरफ वो हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बना चुके हैं, दूसरी तरफ उन्होंने एहतसाब का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ भी स्कैंडल जो है वो भी यकसू कर दिए हैं। अख्तर मेंगल साहब क्यों? और तीसरी मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, तीसरी बात तरफ ये है कि वो कला जो है उनकी तंजीमें खास तौर पे हमारे प्रेसिडेंट साहब है, उनका ताल्लुक हाँ ये बात मैंने करनी थी बिल्कुल आज ये से है, अपना बलोचिस्तान से है और उनके दूसरे जो मुखालिफ थे वो भी रात आ गए, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया, हमारे बाकी प्रेसिडेंट साहब दोनों बार काउंसिल जो है वहां भी। तो होगा ये कि सिलसिला फिर उसी तरह चल निकलेगा और बजाय इसके मेरे नजदीक तो ये है कि इस रेफरेंस का फैसला हो और मैं आई रिस्पेक्ट द ऑनरेबल जज, रादर ऑनरेबल जजेस, और जब क्लियर हो जाएगा तो एक तो फिर मैं समझता हूं कि हुकूमत को भी शर्मसारी होगी कि भी ऐसा रेफरेंस वो क्यों लेके आए, लेकिन उससे कम से कम इंसाफ का बोलबाला होगा और ये कहा जाएगा कि जब इंसाफ होने लगता है, जब एहतसाब होने लगता है तो अदलिया जो है वो भी अपनी ताकत जो है वो ना वो खला के पीछे दे जाती है। अच्छा, इसमें बड़ी अजीब सी सिचुएशन हुई है, ये जो भी आपने ग्रुप्स की बात की है, ये मेरे पास एक स्टोरी है, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन दो ग्रुपों की बात की जा रही है कि आमने सामने और मौजूदा जो लॉ मिनिस्टर हैं उनके हवाले से बातें की जा रही हैं, जो एजीपी साहब हैं उनके हवाले से बात की जा रही है कि इन्होंने ये सारी चीजें प्लान चीजें ऐसी हुई हैं। सो व्हाट डू यू से ऑन इट? मसलन जो वकला होते हैं वो तो बड़ी अहम उनकी इंपॉर्टेंस होती है सारी जुडिशरी का जितना भी सिस्टम है हमारा। मैं आपको अर्ज करूँ कि जो वकला है, हम तो अदालत और वकील जो है वो एक ही चीज है आपस में, क्योंकि अदालत वकील के बगैर नहीं बनती और अदालत जज के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जज और वकील ना हो, उनमें से कोई एक ना हो तो उसे अदालत नहीं कहते। तो इस मामले में मैं ये आपको अर्ज करूं कि अब तक जितना काम हुआ है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए, बिल्कुल ऐसे। और ऐसी ऐसी बड़ी दुकानें बनी। आज जो लोग कहते हैं ना, मैं आज आपसे एक और बात भी नाजरीन से शेयर करूं कि जो कहा जाता है कि देखो जी एक तरफ करोड़ों रुपया लेने वाले वकला हैं और दूसरी तरफ जो है वो इनके पास वकील ऐसे नहीं है जो बड़ी फीसें। ये जो करोड़ों रुपए वाली जो फीसें लेने वाले हैं, इन्हें कुछ रुकाब के पर नहीं लगे हुए, ये कोई बराह रास्त सुकरात या अरिस्टोटल से नहीं पढ़ते रहे, या इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कोई गैर मामूली बात है। बात फर्क सिर्फ मामूली, सिर्फ ज्यादा फर्क किस चीज का है? फर्क यह है कि जिन्हें ये मौका मिल गया, किसी को तहरीक ने ऊपर कर दिया तो किसी को और चीजों ने इस तरह यानी उसको यानी हाइप उसकी क्रिएट कर दी और उसके नतीजे में लोग जो थे वो बड़े। और होता क्या है, लोगों को तो अपना काम चाहिए, रिलीफ चाहिए, और रिलीफ यहां दिया जाने लगा चेहरे देखकर, और चेहरे नजर आने लगे। कोई चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं, कोई उनकी गाड़ी चला रहा है, कोई उनको उतार रहा है, कोई किसी के साथ तस्वीर लगी हुई है, तो उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आज ये मैं अलीना आपसे ये अर्ज कर दूं
کہ آج بھی میری درخواست ہوگی، میں بھی ایک بار کا نمائندہ ہوں اور بار کو میں نے بھی بڑا ریپریزنٹ کیا ہے، میں کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں، میں عدلیہ کے بالکل ساتھ ہوں، لیکن میں یہ گزارش کروں گا اپنی قیادت سے، میری ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست ہوگی کہ خدا را اس معاملے کو اس طرح کنٹروورشل نہ بنائیں، کچھ نہیں ہوگا، قیامت نہیں آئے گی، عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی یہ فیصلہ کر دے کہ یہ ریفرنس نہیں بنتا تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور کسی پہ الزام نہیں آئے گا، ورنہ یقین جانے کہ تاریخ کو دوسری دفعہ مسخ کرنے کی ہم غلطی کریں گے اور اس طرح کے معاملات بار بار معاف تاریخ پہلی دفعہ کب کی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ پہلی دفعہ وہ افتخار چودھری صاحب کی بات افتخار چودھری صاحب والی جسے تحریک عدلیہ والی کہتے ہیں، یقین مانے اس کے نقصانات آج تک قوم بھگت رہی ہے، اور یعنی اگلے اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جج بن گئے اور جو بالکل اہل نہیں تھے اور ایسی چیزیں آ گئیں جس کے نتیجے میں عدلیہ کا پورا گزارش یہ ہے، میری گزارش سنیں، بات یہ ہے، جو بات ہے نصیری، جو ہم نے پہلے بھی گزارش کی کہ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کوئی وفاقی کابینہ نے تو نہیں کرنا ان ججز کے مستقبل کے حوالے سے، یا عمران خان نے تو نہیں کرنا، فیصلہ تو جو اعلیٰ ترین ہمارا فورم ہے عدلیہ کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل، انہوں نے کرنا ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ دے دیں وہ ریفرنس کو مسترد کر دیں یا منظور کر دیں، یہ ان پر ہے، پوری قوم کو ان پر اعتماد ہے، وہ کریں فیصلہ جو بھی کریں گے قوم اس کو قبول کرے گی۔ اور یہ جو شور مچانے والے ہیں انہوں نے اپنا عارف چودھری صاحب، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ نواز شریف آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں، جسٹس قیوم کو ان کے بھائی نے کیا فون کر کے کہا تھا کہ بے نظیر کو یہ آزاد عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور افتخار چودھری جو ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ کہا، یہ ایک حقیقت ہے کہ افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ اپنے صاحبزادے ارسلان افتخار کو پولیس سروس میں لانا چاہتے تھے، اس کا نام بھی تھا، آپ نے کچھ بتایا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے ان کو پولیس سروس میں شامل کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے افتخار چودھری صاحب کی حکومت کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا افتخار چودھری صاحب کا یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اپنے صاحبزادے کو ایس پی بنانے کے لیے کام کریں، لیکن چونکہ وہ جو چودھری صاحب نے بات کی کہ اس کا خمیازہ قوم اس نام نہاد تحریک کا دیکھیں، کل سمیع صاحب پروگرام میں موجود تھے اور سمیع صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ بیسیکلی یہ ساری جو لابی ہے نا، فورن لابی، اس کا اس میں بڑا عمل دخل ہے، وہاں پہ ایک امپریشن امریکہ میں یا فورن لابی میں یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے وہ انڈر پریشر ہے، کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے چودھری صاحب؟ عدلیہ انڈر پریشر قطعاً نہیں ہے، اور یہ تاثر جو ہے اگر کوئی دینے کی کوشش کر رہا ہے تو ان فیکٹ وہ وہی ہیں جنہوں نے عدلیہ کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی۔ اس سے زیادہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کیا کر سکتے ہیں کہ جس طرح کی زبان عدلیہ کے بارے میں انہوں نے استعمال کی، اور ان کے اپنے نمائندہ نے، میں آپ کو عرض کروں، میں تو حیران رہ گیا اسپوکس پرسن نون کا، جسے میں ہمیشہ دیکھتا تھا بڑا ہمبل، اس نے نیب کے بارے میں کہا کہ کیا نیب بدماش ہے، یعنی احمد خان صاحب کی بات تو نہیں کر رہے، وہ اسپوکس پرسن احمد خان صاحب، میں انہیں بہت پیار، میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، میں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ اس طرح کی زبان، لیکن چونکہ وہ پیچھے سے ہدایات ہے کہ اب چڑھائی کر دو، اب کیونکہ وہ کوئی نرمی نظر نہیں آ رہی، بیل نہیں ہو رہی، باقی معاملات ہیں، باہر نہیں جانے دے رہے، اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کہا جی کتنا خوبصورت موسم ہے، آج عالم جبہ میں وقت گزارنے کو جی چاہتا تھا۔ بھائی میاں، عالم جبہ میں وقت آپ کا گزارنے کو جی چاہتا ہے، لیکن پوری قوم کا آپ نے جو پوری قوم کو جہنم رسید کیا ہے، ان کا بھی کبھی سوچا تھا کہ یہ بھی تو وہ ہیں جن کو موسموں کا بڑا، ان کے موسموں کا بھی خیال، ہمارے موسم تو آپ نے سارے کے سارے تبدیل کر دیے، اور آپ اپنے موسموں کو درست رکھنے کے لیے آپ نے عدلیہ پہ بہت دباؤ ڈالا، اور تاثر بھی وہی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدلیہ دباؤ میں ہے، عدلیہ قطعاً دباؤ میں نہیں ہے، ہماری عدلیہ حملہ کر دیا تھا، فزیکل ہی حملہ کر دیا تھا، سپریم کورٹ پر اٹیک کیا، نہیں، اور اس کے بعد جو کچھ دیکھیں اب اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اس میں ہم سب کو سالیڈیرٹی دکھانے کی ضرورت ہے، ایک ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت موجود ہیں OIC میں، ملک ایک کروشل ٹائم سے گزرا ہے، اکنامک کنڈیشن ہو، باقی ساری کنڈیشن ہو، تو میرے خیال میں اپوزیشن کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس سمت میں ہم نے اپنے ملک کو لے کے جانا ہے، آخر یہ ملک ہے تو ہمارا ہی نہ، ہم سب کا ہی ہے۔ خیر، آج کے پروگرام سے ہم تینوں کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔